हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि इससे कि पहले ही हमने जो क्लास पढ़ाई थी आपको राजस्थानी के अंतर्गत, जो राजस्थानी शैली चल रही थी, ठीक है, उसकी हमने पूर्व पीठिका पढ़ाई थी। उस पूर्व पीठिका के अंतर्गत हमने अभ्रंश शैली और राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो आपके अंतर हैं, क्या कहाँ से ये उठ के कैसे राजस्थानी शैली आपकी बनी हुई है, कहाँ से ये आपकी जो राजस्थानी शैली है कैसे आपका ये आगे आई है और क्या क्या इसमें अंतर हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमने बता दी थी। और यहाँ तक कि हमने इसके अंतर्गत शायद हमने ये भी बताया था कि कौन से ग्रंथ के उपरोक्त जो प्रभाव आए थे उन ग्रंथों के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। इत्यादि चीज़ें हम लोग पिछली वाली क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है। तो उसी के आगे का जो आज की क्लास है वो हमने आपके लिए लेकर के आए हैं। जो आज का हमने बताया था कि आज की जो आपकी शैली होगी, हमने इससे पहले बताया था कि 4 क्षेत्रों के अंतर्गत आपकी राजस्थानी शैली बांटी गई है: मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग वंशज वहाँ पे चल रहे थे। उन वंशजों के अंतर्गत अनेकों शासनकाल हुए हैं, उनके अंतर्गत जो शैलियाँ चली हैं, कैसी चली हैं, क्या क्या हुआ है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज जो कि पहली हमारा जो क्षेत्र है वो मेवाड़ है, और मेवाड़ शैली यानी कह सकते हैं उसको, और उसी के अंतर्गत कौन सी शैलियाँ आती हैं। लेकिन इससे पहले जो जानना जरूरी है मेवाड़ शैली क्या है, तो आज हम उसके लिए चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले हम बता देंगे मेवाड़ शैली क्या है और कौन सा वंश है और इसके अंतर्गत कितनी शैलियाँ आती हैं, वो बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है मेवाड़ शैली, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिसोदिया वंश, ठीक है। मेवाड़ शैली, सिसोदिया वंश। अब मेवाड़ शैली के अंतर्गत इससे पहले हमने चर्चा की थी कि इसके अंतर्गत उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा और चावंड इत्यादि जो हैं शैलियाँ आती हैं मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन मुख्यतः जो है आपकी मेवाड़ शैली है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बताना, क्योंकि ये जानते हो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये राजस्थानी शैली की जो है सबसे प्राचीन शैली है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, कहीं पे हमने लिखा नहीं है, वो नोट कर लीजिए कि राजस्थानी शैली की सबसे जो प्राचीन शैली है वो आपकी मेवाड़ शैली ही है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट पे लिखा गया है, इसमें नंबर 1 पॉइंट पे लिखा गया है मेवाड़ का सबसे प्राचीन जो आपका ग्रंथ है वो आपका है रागमाला रहा है, ठीक है। मेवाड़ का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो आपका रागमाला रहा है। ये नंबर 1 पॉइंट पे लिख दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नंबर 2 पे देख लीजिएगा क्या लिखा है। बप्पा रावल ने 728 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की नींव डाली। ये आप समझने के लिए पॉइंट है, समझ लीजिए। जो मेवाड़ है, ये क्षेत्र जो है मेवाड़, इसकी जो नींव यानी कि इस राज्य की जो नींव है, ये राज्य है आपका, इस राज्य की नींव जो है वो बप्पा रावल ने 728 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसलिए लिखा गया है कि बप्पा रावल ने 728 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की नींव डाली और इन्हीं के वंशज जो है महाराणा कहलाए, ठीक है। अब 728 में मेवाड़ राज्य की स्थापना तो कर दी क्योंकि सबसे प्राचीन है, सबसे पहले कहा राजस्थान के अंतर्गत, लेकिन जो इनके वंशज हैं, आने वाले जो वंशज हैं, इन्हीं के वंशज जो थे वो महाराणा, राजपूत इत्यादि लोग कहलाए, ठीक। ये समझने का पॉइंट है, समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट जो है तीसरा पॉइंट पे लिखा गया है, देखते हैं। तीसरे पॉइंट पे लिखा गया है महाराणा कुंभा ने, अब जो पहले शासक हैं उनका नाम सुन लीजिएगा। महाराणा कुंभा ने स्थापत्य, सभी लोग जानते हो स्थापत्य का मतलब होता है कि भवन निर्माण, साहित्य मतलब जानते हो सभी लोग कि कविताओं के उल्लेख से, संगीत यानी कि संगीत सभी लोग जानते हो, आदि ललित कलाओं में विशेष रुचि ली। अब ललित कलाओं का यहाँ पे इसलिए नाम लिया गया है कि ललित कलाओं के अंतर्गत इन 5 कलाओं का वर्णन किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ललित कलाओं का भी विशेष रुचि ली। कहने का ललित कलाओं में 5 कलाएं होती हैं, हमने इससे पहले वर्णन किया था कि ललित कलाओं के अंतर्गत आपकी जो है काव्य कला, संगीत कला, मूर्त कला, स्थापत्य कला और चित्रकला आती है।
तो इसीलिए यहाँ पे स्थापत्य, साहित्य, संगीत। ठीक, काव्य का मतलब होता है साहित्य में कविताएं वगैरह जो भी होती है, शायरी जो भी होती है, वो साहित्य में आते हैं। और संगीत का मतलब संगीत कला अलग ही होती है, स्थापत्य कला है ही है भवन निर्माण से। तो इसीलिए इसको आदि ललित कलाओं में विशेष रुचि ली। तो ललित कलाओं का मतलब यहाँ में अलग मत समझना, ललित कलाएं इसी के अंतर्गत आती हैं, इसीलिए कि उसको आगे में लिख दिया ललित कलाओं में विशेष रुचि ली। यानी कि महाराणा कुंभा ने जो है इन तीनों कलाओं में, यानी कि ललित कलाएं की जो 3 कलाएं हैं, चित्रकला और आपकी एक मूर्त कला को छोड़ करके, 2 कलाओं को छोड़ करके इन्होंने 3 कलाओं की, ललित कला की जो 3 कलाएं हैं उनमें इन्होंने रुचि ली थी। चौथे नंबर पर लिखा गया है आपका, देखिए महाराणा कुंभा का जो है मेवाड़ के इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया। अब यहाँ पे ये जरूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया महाराणा कुंभा का मेवाड़ के इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं नंबर 5 पे लिखा गया है राणा सांगा जो है कि पुत्र वधु मीराबाई थी। ठीक है, राणा सांगा की पुत्र वधु मीराबाई थी, जो राणा भोजराज की पत्नी थी। अब मीरा का नाम सभी लोग जानते हैं, मीराबाई, वो राजा भोज की पत्नी थी और राणा सांगा की जो थी वो बहू थी। ठीक है, इनके प्रभाव स्वरूप मेवाड़ में, अब सभी लोग जानते हो कि मीराबाई जो है कृष्ण की बहुत ही ज़्यादा भक्त थी, बहुत ही ज़्यादा उनसे प्रेम करती थी। तो इसलिए लिखा गया है इनके प्रभाव स्वरूप मेवाड़ में कृष्ण भक्ति की धारा प्रभावित रही, जिसमें राजस्थानी सांस्कृतिक व कला में एक नया प्रभाव उत्पन्न कर दिया। क्योंकि इनके प्रेम को देख करके कृष्ण के स्वरूप में वहाँ पर एक नई शैली का स्वरूप ले लिया था। ठीक, क्योंकि मीराबाई जो थी वो कृष्ण को अपने प्रेम में त्याग दिया था, अपने शरीर को, अपने पूरे जीवन को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के रूप में ही त्याग दिया, सिर्फ कृष्ण को पाने के चक्कर में त्याग दिया। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सांस्कृतिक व कला में एक नया प्रभाव उत्पन्न कर दिया था मीराबाई ने। इसीलिए 6 नंबर पॉइंट पे लिखा गया, आप देख लीजिए, लिखा गया अमर सिंह प्रथम मेवाड़ का शासक था, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये अमर सिंह जो है प्रथम मेवाड़ का शासक था। ठीक है, जिसने क्या किया था, उसने मुगल, जो उस समय मुगल काल आया था, इसके बाद मुगल काल स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय जो था इन्होंने मुगल की जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी, आगमन करवा लिया था। ठीक है, 7वें नंबर पॉइंट पे लिखा गया है महाराणा संग्राम सिंह के समय में मुगलिया प्रभाव झलकने लगता है, क्योंकि अब जब भाई उससे पहले जो उनके पूर्वज हैं उन्होंने अपना जो है मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली, तो वहाँ पे मुगलिया प्रभाव तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे प्रभाव झलकने लगता है, यानी कि वहाँ पे झलक आ जाती है मुगलिया प्रभाव, यानी मुगल काल की झलक आ जाती है। तो इतना आपको हमने बता दिया। आइए हम आगे देखते हैं। इतना तो आपके मेवाड़ शैली का इतिहास हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं मेवाड़ शैली। ठीक है, तो इतिहास की बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं मेवाड़ शैली का विकास विमोचन। ये समझ लीजिए, वो तो आपका इतिहास समझने के लिए था ही कि कैसे कैसे क्या हुआ है, कहाँ से कैसे हुआ, लेकिन मेवाड़ शैली का जो विकास विमोचन है इसको आप लोग समझ लीजिए कि कैसे इस शैली का मेन आपके लिए शैली ही है। ठीक है, इतिहास उतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका चित्रकला के अंतर्गत आपकी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो नंबर 1 पे लिखा गया है महाराणा कुंभा के काल में भीखम द्वारा चित्रित रसिका काष्ठक। ठीक है, जो 1435 ईस्वी के 6 चित्र उपलब्ध हैं, जिसमें हमें ऋतुओं तथा पशुओं से गतिपूर्ण अंकन से कला का ज्ञान होता है। जिस ग्रंथ का हमने भीखम द्वारा चित्रित रसिका काष्ठक है, जो उसमें 6 चित्र मिले हैं, उसमें सिर्फ ऋतुओं और पशुओं के गतिपूर्ण, यानी कि ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें लग रहा है कि ये पशु चलने की बिल्कुल कगार पे हैं, वो गतिपूर्ण यानी कि ऋतुओं की बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश होने की कगार पे हैं। इस चित्रों को दर्शित होकर के ऐसा लगता है कि बिल्कुल वही करने जा रहे हैं, निकलने जा रहे हैं, बिल्कुल आप दौड़ने जा रहे हैं या ऋतु होने जा रही है, तो उस अंकन का कला का ज्ञान यहाँ से होता है इस ग्रंथ से। ठीक है, आगे के 2 नंबर के पॉइंट पे लिखा गया है आपका मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम हमें उजला स्वरूप
1540 ईस्वी की विल्हड़ की कृति चौर पंचाशिका के ग्रंथों के चित्रों में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा गया है, जो मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम हमें उजला स्वरूप, इससे पहले भी हमने बता चुके हैं कि चौर पंचाशिका जो है आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट 1540 की, इसके अंतर्गत इत्यादि जो चीज़ें हैं सर्वप्रथम यहाँ की राजस्थानी शैली के जो प्रभाव भी मिले हैं और ग्रंथों में जो चित्र देखने को मिलते हैं इसी ग्रंथ से ज़्यादातर मिले हुए हैं। चौर पंचाशिका जो विल्हड़ की द्वारा कृति है, इसकी विल्हड़ द्वारा रचयिता है, ये विल्हड़ द्वारा रचित है चौर पंचाशिका। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे लिखा गया है आपका, इसी क्रम में 1592 ईस्वी का ढोला मारू ग्रंथ। ढोला मारू हमने बता चुके हैं, राजा रानी को ऊँट के ऊपर बैठा दिखाया गया है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। राजा रानी को ऊँट को बैठे क्या कहानी है, ठीक है, तो वही इसमें लिखा गया। इसी क्रम में 1592 ईस्वी का ढोला मारू ग्रंथ जो महाराणा प्रताप के काल में, सभी लोग जानते हो महाराणा प्रताप के काल में चित्रित हुआ। ठीक है, और उसके आगे चौथा पॉइंट लिखा गया है, महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्रकला के स्वर्णयुग। ये पॉइंट आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए कहीं या तो दिमाग में बिठा लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चौथा नंबर पॉइंट जो लिखा गया है कि महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल जो है मेवाड़ चित्रकला के लिए स्वर्ण युग माना गया है। कहने का मतलब ये, देखो हम चित्रकला पढ़ते हैं तो चित्रकला की दृष्टि से कौन ज़्यादातर स्वर्ण युग में माना गया, तो उसका जो उजागर जो रूप आया है वो महाराणा जगत सिंह का प्रथम का काल जो है वो मेवाड़ चित्रकला के लिए स्वर्ण युग माना गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत मोस्ट है, ये याद रखिएगा। इसके समय में कुछ चित्र प्रमुख ग्रंथ हैं जो आपके नीचे लिखे गए निम्न हैं, वो हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये चौथा नंबर का जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, इसको जरूर नोट कर लीजिए या तो दिमाग में बिठा लीजिए कि महाराणा जगत सिंह प्रथम है। यहाँ पे लिखा भी है महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल जो है मेवाड़ चित्रकला के लिए स्वर्ण युग था। ठीक है, बाकी किसी चीज़ के लिए स्वर्ण युग हो या ना हो नहीं जानते, लेकिन चित्रकला की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इसका जो है स्वर्ण युग माना गया है। ठीक है, और इसके समय में कुछ चित्रित प्रमुख ग्रंथ निम्न हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं, नंबर एक पे लिखा गया है 1628 की रागमाला जो है साहेबदीन द्वारा रचित है। ठीक है, 1630 की जो है 1630 की गीत गोविंद जो है वो भी साहेबदीन द्वारा रचित है, यानी कि चित्रित की गई है, रचित नहीं है चित्रित की गई है। ठीक है, 1630 की रसिक प्रिया जो है जहाँ से 41 चित्र प्राप्त हैं, जिसमें रास लीला वाला चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो 1630 की रसिक प्रिया है वो भी साहेबदीन द्वारा चित्रित की गई है, जिसमें 41 चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें रास लीला वाला चित्र बहुत महत्वपूर्ण। ये रचित नहीं है, रचना इन्होंने नहीं की है साहेबदीन ने, इन्होंने सिर्फ यहाँ के चित्र ग्रंथ, इन ग्रंथों से सिर्फ चित्र बनाए हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, 1648 का जो भागवत पुराण है वो भंडारकर इंस्टीट्यूट पूना में संग्रहित है, लेकिन इसके जो चित्र हैं यानी कि यहाँ के जो चित्र आपके चित्र बनाए हैं वो भी साहेबदीन ने इन ग्रंथों से चित्र बनाए हुए हैं। अगला जो 5वां नंबर पे लिखा गया है 1650 की रागमाला है। ठीक है, एक 1650 की भी रागमाला है, वो जो राष्ट्रीय संग्रह नई दिल्ली में संग्रहित है, लेकिन इसके भी साहेबदीन ने यहाँ से कुछ चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, चित्रित इन्हीं के आधार पे हुई है। अगला जो आपका 6 नंबर पे लिखा गया है 1649 और 1653 की जो रामायण है वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में संग्रहित है, लेकिन इसके जो चित्रित ग्रंथ हैं यानी कि यहाँ के जो चित्र हैं, इन्होंने जो इन 1649 और 53 की रामायण की जो चित्र बनाए हैं वो आपके मनोहर एक कलाकार हैं, उन्होंने यहाँ के चित्रित ग्रंथ में चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ ग्रंथ थे जो महाराणा जगत सिंह के प्रथम का काल जो मेवाड़ में इसीलिए कहा जाता है चित्रकला के स्वर्ण युग, क्योंकि यहाँ के ज़्यादा समय में इन्होंने यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे ग्रंथों से चित्र बनवाए हैं, इसीलिए इनका काल जो है चित्रकला की दृष्टि से देखते हैं तो स्वर्ण युग माना गया है। ठीक है, तो ये आपकी जो चीज़ें हैं हमने इसलिए बता दी हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं पता हो जाएं और उसके साथ साथ ग्रंथ भी पता हो जाएं। ठीक है,
अब इससे पहले की जो हमने क्लास आपको बताई थी, जहाँ पे पूर्व पीठ का इसकी बताई थी, उसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ चीज़ें इसमें से मिलती जुलती हैं। जैसे हमने आपको वही बताया था कि यहाँ ढोला मारू और पंचास चौर पंचासी का कुछ चीज़ें पिछले क्लास में बता चुके हैं, कुछ चीज़ें इसमें भी हैं वही मिलती जुलती, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक बार पिछली वाली क्लास को रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा, मेवाड़ शैली का जो दूसरा पार्ट है। और इसमें अगर किसी को कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया है इस मेवाड़ शैली के अंतर्गत, ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, एक चीज़ और कहेंगे, आप लोगों को समझ में आता है नहीं आता हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, कमेंट जरूर करिएगा कि अच्छा लगा है अगर क्लास तो कमेंट करिएगा, नहीं अच्छा लगा तब भी कमेंट करिए। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाइए, लाइक करिए, कमेंट तो ज़रूर करिए कि पता चले कि क्लास कैसी चल रही है हमारी है, ठीक है। और जब भी आने वाली जो अगली क्लास होगी आपके नए चैप्टर के साथ, इसी के आगे के हम क्लास मिलेंगे, जो आपके मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। बाकी तब तक के लिए सभी को राधे राधे।